हेलो मेरे शेर और शेरनियों, कैसे हो आप सभी लोग। आ गए साइंस का तमाशा देखने। अभी बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो देखेंगे और बोर हो जाएंगे, स्किप कर देंगे और YouTube पे जाके सर्च करेंगे यो यो हनी सिंह का सॉन्ग। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को इस चैप्टर को बिल्कुल मक्खन कर दूंगा। ठीक है, रापचिक स्टाइल में पढ़ाएंगे। क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है, क्लास 10 साइंस का अध्याय फर्स्ट जो है एनसीईआरटी बुक का, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, ये जो चैप्टर है एक ही वीडियो में, यानी कि ये वन शॉर्ट क्लास है। ठीक है, एक ही वीडियो में ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा अध्याय जो है ना इसी वीडियो में आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, पूरा अध्याय इसी वीडियो में समाप्त हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना, फोकस होके देखना, क्योंकि अब आप क्लास 10th में आ चुके हो और आपका सपना होगा कि हमें भी टॉपर बनना है, 95% लाना है। तो पहला चैप्टर बहुत ज्यादा बेसिक है, पूरा ध्यान से समझना। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो, जो ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है ना, उस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि जो रासायनिक अभिक्रिया है वो होता क्या है। ठीक है, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठो और पूरा चैप्टर ध्यान से समझो। और अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है ना, तो पढ़ाई कर लो, क्योंकि आपके मम्मी पापा आपके फीस जमा करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, पढ़ाई कर लो, वरना घर पे आएंगे 2-3 थप्पड़ लगाएंगे, फिर आप पढ़ना शुरू कर दोगे। ठीक है, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो प्लीज पढ़ना शुरू कर दो। पहला हेडिंग आप अपनी कॉपी में डालो, रासायनिक अभिक्रिया, जैसे हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब आप कहोगे सर रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। देखो, बहुत आसान है। देखो, आपका दो लोग हों या फिर 2 से अधिक लोग हों, आपस में मिल जाएं। ठीक है, आपस में मिल जाएं और एक अलग प्रकार का इंसान बने। ठीक है, वही होता है रासायनिक अभिक्रिया। अब हम लोग केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग समझेंगे। देखो, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। देखो, 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जैसे 2 पदार्थ हो, मतलब चाहे आपका 1 या 2 पदार्थ हो या 2 से अधिक पदार्थ हो। ठीक है, ध्यान से समझना, मिलकर 1 या 1 से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, वही हमारा रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर 1 या 1 से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करें, उसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ हो, चाहे 2 पदार्थ हो या 2 से अधिक पदार्थ हो, आपस में मिल जाएं और 1 या 1 से अधिक नए गुणधर्म वाले, उसका जो गुणधर्म हो वो नया हो, मतलब नया पदार्थ हो, तो उसका निर्माण करें, वही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब मैं आपको उदाहरण समझाता हूं, आखिर इसका एग्जाम्पल क्या है। देखो, जैसे हम लोग मैग्नीशियम धातु लेते हैं, मैग्नीशियम यानी कि Mg को मैग्नीशियम कहते हैं। ठीक है, ये 30 तक याद कर लो, 1 से लेकर 30 तक आप याद कर लो। ठीक है, उसका प्रमाण क्रमांक और नाम, ठीक है, याद रखना। तो मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पर, वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो वायु में ऑक्सीजन होता है। तो वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। तो मैंने मैग्नीशियम और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराई, तो एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ बना। क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मैंने मिलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो मैंने मैग्नीशियम और आपका ऑक्सीजन 2 लोगों को मिलाया, तो हमारा बना क्या, एक नया गुणधर्म वाला पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड। वही तो है रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल समझ लो माय डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल आप लोग समझो। देखो, यहां है जैसे 2Mg। अभी मैं आपको आगे बैलेंस करना समझाऊंगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, अभी मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। 2Mg यानी कि ये क्या है, यही तो मैग्नीशियम है, यही मैग्नीशियम है, ये ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है, ये मैग्नीशियम है प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन। जब हमने इसका अभिक्रिया कराया, रिएक्शन कराया, तो हमें 2MgO मिला। ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है, 2 लोगों का अभिक्रिया कराया, तो हमारा एक नया गुणधर्म वाला पदार्थ बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये फिगर है, जैसे देखो यहाँ
2 mg है, ये 2 mg है और ये O2 है, इसका अभिक्रिया कराया 2 mg, वो बना। सेम रिएक्शन, एक और रिएक्शन समझ लो, जैसे H2 ये वाटर है, क्या है, वाटर, वाटर, और हमने O2 यानी कि ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया तो हमारा 2H2O बना। ठीक है, तो ये कुछ फिगर है जो आपको समझना जरूरी है, मैं आपको चित्र के साथ समझाऊंगा ताकि आप लोगों का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और आप लोग बहुत अच्छे से पूरा टॉपिक समझो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, पहला टॉपिक समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को आप पहचानोगे कैसे, आखिर हम कैसे पता करें कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या भौतिक हुआ है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ और एक एक चीजों को मैं आपको समझाऊंगा। देखो ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले आप ये समझो कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे कि यहाँ केमिकल हुआ है। देखो अगर एक रासायनिक अभिक्रिया को निम्न प्रेक्षणों द्वारा पहचाना जा सकता है, ये नीचे कुछ प्रेक्षण हैं जिनके द्वारा हम रासायनिक अभिक्रिया को पहचान सकते हैं। जैसे पहला, अगर अवस्था में परिवर्तन हो, अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा अवस्था में कैसे परिवर्तन होता है, लेकिन अगर अवस्था में परिवर्तन हो, अवस्था का मतलब जैसे सॉलिड से लिक्विड हो जाए, लिक्विड से गैस हो जाए, तो वो होता है अवस्था में परिवर्तन, तो वो हमारा रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। तो पहला हमारा अवस्था में परिवर्तन है। दूसरा रंग में परिवर्तन, रंग का परिवर्तन मतलब नीला से पीला हो जाए, पीला से लाल हो जाए, तो वो होता है हमारा रंग में परिवर्तन। ठीक है, तीसरा है गैस का निकलना, जैसे आप कोई चीज करते हो, खाना बनाते हो, गैस निकलता है, ठीक है, जो सिलेंडर है गैस निकलता है, तो वो भी हमारा एक रासायनिक अभिक्रिया होगा, तो वो हमारा गैस का निकलना भी हमारा यही है। ताप में परिवर्तन, जैसे 110 आपका था ताप टेम्परेचर, तो आपका 120 हो गया, तो वो भी हमारा ताप में परिवर्तन भी एक रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है। अवक्षेप का निर्माण, अगर अवक्षेप का निर्माण होता है, जैसे जब आप साबुन वगैरह रगड़ते हो और जो कपड़ा वगैरह धोते हो, तो जो अवक्षेप निकलता है वो भी हमारा एक रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है। तो हम इस 5 चीजों के द्वारा हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कर सकते हैं। एक तो हमारा अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, रंग में परिवर्तन, गैस में का निकलना, ताप में परिवर्तन, अवक्षेप का निर्माण। तो समझ में आ गया। अगर ये सारी चीजें दिखें तो आप आंख मूंद के आप कह दो कि ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, एक रासायनिक पहचान है। ठीक है, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है नहीं होगा। तो अब हम लोग एक एक चीजों को समझते हैं, आखिर ये कैसे होता है। जैसे अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, ताप में परिवर्तन, अवक्षेप का निर्माण, ये एक एक चीजों को मैं बहुत अच्छे से समझाता हूं। समझते हैं अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है। देखो मैं आपको एक एक को समझाता हूं। देखो रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन, सबसे पहले हम लोग समझेंगे अवस्था में परिवर्तन। आखिर अवस्था में परिवर्तन होता कैसे है। ठीक है, देखो सबसे पहले एग्जांपल ऑफ चेंज ऑफ स्टेट समझ लो। जैसे ये था सॉलिड, ये क्या है, सॉलिड है, ये है सॉलिड। अब ये सॉलिड से अगर लिक्विड में बदल जाए, लिक्विड का मतलब द्रव होता है, सॉलिड का मतलब ठोस होता है। क्या होता है, ठोस, और लिक्विड का मतलब द्रव होता है। तो अगर ये ठोस से द्रव में बदल जाए, ठोस का मतलब जैसे बर्फ होता है, द्रव का मतलब जैसे पानी, ठीक है, तो वो हमारा अवस्था में परिवर्तन हो गया। अगर द्रव से ये गैस में बदल जाए, तो गैस में बदल जाए, अगर गैस निकल रहा है, ठीक है, गैस में बदल जाए, तो वो भी हमारा क्या है, अवस्था में परिवर्तन। तो याद रखना, अगर कोई भी चीज है, अगर बर्फ है, ठोस से द्रव में बदल जाए, द्रव से गैस में, तो ये हमारा है क्या, एक अवस्था में परिवर्तन, यानी कि स्टेट में परिवर्तन। पहला समझ में आ गया ना एग्जांपल। अगर सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो जाए, या फिर कुछ भी हो जाए, तो वो हमारा अवस्था में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया। दूसरा समझो रंग में परिवर्तन, ये भी हमारा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है बोर्ड एग्जाम में। देखो एग्जांपल ऑफ कलर चेंज, कलर चेंज कैसे होता है। देखो जैसे यहाँ CaCl2 है, यहाँ कैसा है, ये हमारा कैसा है, ये हमारा दूसरे कलर का है, मतलब जैसे हमारा ऑरेंज कलर का है। अब ये इधर आया तो इसमें देखो ये हमारा ये भी एक कलर मिला है, फिर हमने यहाँ हमारा बन गया पानी और CaCl2, तो यहाँ क्या हो गया, पहले इस कलर का था, अब यहाँ क्या हो गया, दूसरा कलर, यानी कि यहाँ क्या हुआ, जो कलर है वो चेंज हुआ। तो कलर चेंज का मतलब क्या है, रंग में परिवर्तन। तो ऐसे कलर चेंज होता है, एग्जांपल ऑफ कलर चेंज है। तो रंग में परिवर्तन आप देख लो कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, देख लो दोनों रंग अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा वाला है रंग में परिवर्तन। अब कहोगे सर गैस का निकलना, ये भी हमारा है गैस का निकलना, तीसरा। तो देखो
जैसे हमने HCl लिया, ये क्या है, HCl हमारा क्या है, ये एक अम्ल है HCl, और इसमें हमने मिलाया CaOCl2, ठीक है। और यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमारा CaO निकला, लेकिन यहाँ क्या है, गैस निकल रहा है, यहाँ क्या है, गैस निकल रहा है। अब गैस का निकलना ये हमारा क्या है, रासायनिक पहचान है। ये क्या है, रासायनिक पहचान। तो गैस का निकलना भी हमारी एक रासायनिक पहचान है। अगला देखो, ताप में परिवर्तन। देखो ये एक बीकर है, इसमें पहले क्या है, ताप नहीं था, यहाँ ताप नहीं दिया गया था, फिर इसमें हीट दिया गया, यानी कि ताप दिया गया है। अब यहाँ तो भाई ताप नहीं था, तो बहुत कम ताप रहा होगा, जैसे हमने ताप दिया तो यहाँ क्या हुआ, ताप में परिवर्तन हो गया, बढ़ गया। अब बढ़ गया इसका मतलब ताप में परिवर्तन हुआ ना, ताप में परिवर्तन, तो वो हमारा क्या होता है, ताप में परिवर्तन भी हमारा जो है एक रासायनिक पहचान है। अगला, अवक्षेप का निर्माण। अवक्षेप का निर्माण हमारा 5वां है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन है। जैसे यहाँ देखो एक बीकर है, क्या है ये, एक बीकर है। अब यहाँ क्या है, हमारा अवक्षेप निकल रहा है, ये सब अवक्षेप है, ये सब अवक्षेप है, ठीक है। तो अगर अवक्षेप निकल रहा है तो अवक्षेप का निर्माण जो है वो भी हमारा क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जो पहचान था, एक एक को मैंने समझा दिया, पांचों आप समझ गए ना। 5 मैंने आपको बताया था, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, ताप में परिवर्तन और अवक्षेप का निर्माण। मैंने एक एक करके सारे को समझा दिया। पहला मैंने समझाया है जो अवस्था में परिवर्तन है, फिर मैंने आपको समझाया रंग में परिवर्तन, फिर गैस का निकलना, कैसे गैस निकलता है, फिर मैंने आपको समझाया ताप में परिवर्तन, ताप में कैसे परिवर्तन होता है। अगला मैंने आपको समझाया अवक्षेप का निर्माण, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आ गया ना कि अगर हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे, कि ये रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हो गया रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि जो हमारा कोई भी समीकरण है, लाइक जैसे हमारा H2 है और प्लस O2 है, गिव्स आउट H2O। अभी हमने इसको बैलेंस नहीं करा, तो इसमें हमें ये समझना है कि ये क्या है, एरो के इस साइड वाला क्या है और एरो के इस साइड वाला क्या है, ठीक है। वही चीज हम लोग अब समझने वाले हैं, वही चीज अब हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। आ जाओ मैं आपको समझाता हूं। देखो जो अभिक्रिया होता है उसमें 2 चीज होता है, एक तो एरो जो होता है यानी कि तीर के दाईं ओर एक बाईं ओर, ठीक है। तो वो हम अभिकारक और उत्पाद नाम देते हैं। अभिकारक, एक का नाम अभिकारक देते हैं और एक का नाम उत्पाद देते हैं, ठीक है। मैंने आसान तरीके से समझाने के लिए इस साइड में मैंने अभिकारक का जो डिफिनेशन लिख रखा है, इधर मैंने उत्पाद का डिफिनेशन लिख रखा है, ठीक है। तो देखो ऐसे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं या हिस्सा लेते हैं, ठीक है, मतलब जो भाग या हिस्सा लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक। तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में केवल भाग या हिस्सा लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा अभिकारक कहलाता है। उत्पाद का मतलब है ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। अब जिसका निर्माण होता है वो क्या होता है, उत्पाद होता है, ठीक है, उत्पाद। तो अभिकारक क्या है, देखो जैसे ये क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हैं, क्या लिए हैं, भाग। ये क्या है, देखो उदाहरण समझ लो, जैसे 2Mg + O2, 2Mg + O2, तो यहाँ मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, तो ये हमारा क्या है, एक अभिकारक है। क्या है, अभिकारक है, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या है, भाग लिए हैं, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अभिकारक, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल हो उसमें ये जो होता है ना इस साइड वाला वो अभिकारक होता है और ये जो होता है वो उत्पाद होता है। ये हमारा 2MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है और ये हमारा उत्पाद है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ये सब क्या है, भाग लिए हैं, वो हमारा होता है अभिकारक। और फिर जिसका निर्माण होता है, ये क्या है, नया पदार्थ बना है, यानी कि जो निर्माण हुआ है, तो जिसका निर्माण होता है वो उत्पाद कहलाता है। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, ठीक है। जैसे अब आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में, एक मैं आपको देता हूं, N2 + O2 गिव्स आउट 2NO। इसमें बताओ कि आपका जो अभिकारक है और उत्पाद क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। इसमें हमारा अभिकारक और उत्पाद क्या है, ये आप लोगों का HW है,
ठीक है, HW, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया ना कि अभिकारक क्या है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग या हिस्सा लेते हैं, तो ये सारे भाग लिए, और इधर जो निर्माण होता है वो उत्पाद होता है। तो जो निर्माण होता है वो उत्पाद होता है, जो भाग लेते हैं वो अभिकारक। तो अभिकारक और उत्पाद दोनों डिफिनीशन बिल्कुल समझ में आ गया ना, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये हमारा अभिकारक और उत्पाद बिल्कुल समझ में आ गया। अब आ जाओ आगे, अगला टॉपिक समझेंगे रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन। देखो ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बहुत सारे समीकरण आपके बोर्ड में आते हैं लिखने के लिए, आपका नाम लिखा रहेगा, उसका प्रतीक लिखो, समीकरण लिखो, ठीक है। तो ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, और चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, अब रासायनिक समीकरण के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, देखो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं, देखो ध्यान से। किसी रासायनिक अभिक्रिया का, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, मैंने बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया अभी आगे समझाए हैं, तो का उसमें भाग लेने वाले जो पदार्थ में अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक एवं उत्पाद भी अभी आपको समझाया है कि प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब जो अभिकारक है और उत्पाद है उसको आप क्या करोगे, प्रतीकों के रूप में जो लिखते हो, ठीक है, प्रतीक या सूत्रों के रूप में, तो वही हमारा क्या होता है, आपका रासायनिक समीकरण होता है। जैसे मैंने बहुत सारे समझाया, N2 + O2 gives out 2NO, तो वो भी हमारा एक रासायनिक समीकरण है, ठीक है, क्योंकि वो हमारा सूत्र के रूप में, प्रतीक के रूप में लिखा गया है। तो ये हमारा हो गया रासायनिक समीकरण कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थ में जो अभिकारक होता है या उत्पाद होता है उसको प्रतीक या सूत्र के रूप में लिखना ही हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। ये चैप्टर बिल्कुल मक्खन कर लो, क्योंकि ये 1 शॉर्ट क्लास है, इसमें आपको पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, मतलब पूरा चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा, पूरा चैप्टर। तो बहुत ध्यान से समझो, अच्छे से नोट करते रहो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रासायनिक समीकरण। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूं कैसे आखिर रासायनिक समीकरण कैसे होता है। देखो जैसे मैंने मीथेन लिया, यानी कि मीथेन का सूत्र होता है CH4, मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4, ठीक है। का वायु में क्या होता है, O2, ठीक है, के अधिक में दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 तथा जल H2O बनते हैं। मतलब हमने मेथेन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराई तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना, और इस अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखो जैसे मैंने रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा व्यक्त किया, देखो या CH4 है, मतलब हमारा मेथेन है, उसको गैस की अवस्था में लेना है। ये अवस्था है, क्या है, अवस्था, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, जलीय है, तो वो लिखना होता है। फिर हमारा 2O2, वो भी गैस की अवस्था में, ऑक्सीजन है और ये मेथेन है। फिर हमने ये चिन्ह यानी कि गर्म किया है, ठीक है। फिर गिव्स आउट हमें इधर मिला CO2 गैस की अवस्था में, कार्बन डाइऑक्साइड और +2H2 यानी कि जल मिला है, ठीक है। तो मतलब ये जो मैंने लिखा है, चाहे आपका ये हो मेथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये हमारा रासायनिक समीकरण होता है, या ये वाला जो आपने सूत्र के रूप में लिखा हुआ है ये भी हमारा समीकरण ही होता है, रासायनिक समीकरण ही होता है। जैसे CH4 गैस है, +2O2 हमारा जो ऑक्सीजन है वो भी गैस की अवस्था में है, फिर इधर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जल मिला, यही तो हमारा रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण यही होता है, जिसको आप प्रतीक के रूप में या फिर सूत्रों के रूप में लिखते हो, वो हमारा रासायनिक समीकरण होता है, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण का टॉपिक समझ में आ गया। आगे चलते हैं अगला पेज में। देखो बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा VVIMP टॉपिक पहले चैप्टर का, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। आखिर जो हमारा एक रासायनिक समीकरण होता है उसको संतुलित कैसे किया जाता है, बैलेंस कैसे किया जाता है। जो हमारा अभिकारक होता है, अभिकारक इस साइड में अभिकारक होता है और इस साइड में उत्पाद होता है, ठीक है। इसमें जो है ये जो आपका मतलब जितने भी हैं जो परमाणु हैं वो बराबर होना चाहिए, मतलब इक्वल, यानी कि हमारा इक्वल होना चाहिए। अब अगर इन दोनों में इक्वल हैं तो वही होता है रासायनिक समीकरण संतुलित, वही रासायनिक समीकरण संतुलित होता है। और कोई भी आप रासायनिक अभिक्रिया लिख रहे हो तो उसको आपको संतुलित करना पड़ेगा, अगर संतुलित नहीं करते हो तो गलत हो जाएगा। तो ये बहुत बेसिक है हर एक चैप्टर के लिए केमिस्ट्री का, ठीक है।
तो इसलिए बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से मक्खन कर दूंगा रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, जिंदगी भर याद रखोगे हमें, ठीक है, इतनी आसान तरीके से बताऊंगा। देखो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक डिफिनेशन बताता हूं कि रासायनिक समीकरण संतुलित करने का डिफिनेशन। देखो ऐसी अब रासायनिक अभिक्रिया जिसके दोनों पक्ष, यानी कि ये एक पक्ष है और ये एक पक्ष है, ठीक है, कि दाएं तथा बाएं ओर जो है तत्व या परमाणु की संख्या जो बराबर हो, रासायनिक समीकरण संतुलित कहलाता है। ऐसे जो समीकरण होता है जिसका संतुलित कहलाता है, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने लिया, मैं संतुलित एक रासायनिक समीकरण लेता हूं, N2 + O2 गिव्स आउट 2NO। अब देखो इसमें देखो संतुलित है या नहीं है, अगर संतुलित है तो वो हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित कहलाता है। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिनके दोनों पक्ष चाहे बाईं ओर हो चाहे दाईं ओर हो, दोनों पक्षों में तत्व के परमाणु, जो तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो वही हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित कहलाएगी। देखो जैसे यहां हमारा एक, देखो यहां हमारा N कितना है, जो इस साइड में N बराबर कितना है 2, और इधर भी हमारा 2 है क्योंकि ये इधर गुणा हो जाएगा दोनों में क्योंकि आगे है, तो इधर भी हमारा N बराबर 2 है। इधर हमारा O कितना है, O बराबर 2 है। इधर भी हमारा क्या है, O बराबर 2 है, ठीक है। तो दोनों पक्ष बराबर है ना, N भी बराबर है, O भी बराबर है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एक संतुलित समीकरण हो जाएगा। क्या है ये, संतुलित समीकरण। ये हमारा एक संतुलित समीकरण है। क्या है, एक संतुलित समीकरण है। अब मैं आपको आगे समझाऊंगा प्रोसेस, आखिर रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। देखो कि चलो सीखते हैं कि संतुलित करने की विधि, जो रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित कैसे करते हैं। सबसे मेन पॉइंट तो ये है, मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आखिर हम जो रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित कैसे करते हैं। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये 2 मार्क्स का जरूर आता है, मतलब 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड में जरूर आता है। तो ये भाई साहब आपको सिखाएंगे कि आखिर रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, क्योंकि ये हैं टॉपर और आपको यही सिखाएंगे आखिर कैसे संतुलित करते हैं। देखो बहुत आसान तरीका है, मैं आपको बता दूं कि जो मैं तरीका बताऊंगा ना वो आपको सातों जन्म याद रहेगा, जिंदगी में नहीं भूलोगे। ध्यान रखना, ये कॉलम पे अभी मत फोकस करना, ये बहुत मतलब ट्रिक वाला चीज है, ये जो आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। अभी मैं आपको पूरी चीजें बहुत अच्छे से समझाऊंगा। देखो हमारे पास एक समीकरण है, अभी आप समीकरण देखो, यहां लिखा हुआ है Fe और प्लस H2O गिव्स आउट, यानी कि जो हमें मिलता है Fe3O4 और प्लस H2। अब ऐसा समीकरण है, अब इसको हमें संतुलित करना है। कैसे संतुलित करोगे, देखो आपको मैंने ये बताया है कि जो अभिकारक और उत्पाद में जो परमाणुओं की संख्या है वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो परमाणु का मतलब होता है कि Fe जो अभिकारक में है वो कितना है और उत्पाद में Fe कितना है, मेन पॉइंट ये है। तो देखो यहां हमारा Fe कितना है, मतलब इसमें हमारा Fe कितना है, ओनली 1 है, ठीक है। इधर हमारा Fe कितना है, वो 3 है, ठीक है। इधर देखो ये है अभिकारक, ये क्या है, अभिकारक, ठीक है। और ये क्या है, उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद में जो ये परमाणुओं की संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। तो इधर अगर Fe 1 है तो मैंने यहां से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो गया 3, यानी कि अगर आपको Fe बराबर करना है तो अभिकारक में 3 से मल्टीप्लाई करना है, तभी आप उत्पाद के बराबर कर पाओगे, ठीक है। तो ये हम अगर यहाँ 3 लगा देंगे तो आपका Fe जो है वो बराबर हो जाएगा, 3Fe हो गया, यहाँ Fe3 हो गया। अब H इधर कितना है, H हमारा कितना है माय डियर स्टूडेंट, देखो H हमारा 2 है, H हमारा 2 है, ठीक है। और O कितना है, O हमारा यहाँ 1 है, ठीक है, 1 है। और इधर हमारा H कितना है, H बराबर 2 है, O कितना है, O बराबर 4 है। तो इधर हमारा O जो है ये देखो 4 है, ये 4 लगा हुआ ना, 4 है, तो इधर हमने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो यहाँ देखो इसके साथ मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा 4O, लेकिन इसके साथ इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। एक बात याद रखना, अगर आपको कोई भी चीज दिया हुआ है H2O है
तो अगर आपने 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो इसमें यानी कि ऑक्सीजन में भी मल्टीप्लाई होगा और हाइड्रोजन में भी मल्टीप्लाई होगा। अगर आपका मान लो HCl दिया हो और हमें 2 से मल्टीप्लाई करना, तो ये H में भी मल्टीप्लाई होगा और Cl में भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ अगर आपने 4 लगाया ना, तो यहाँ H में भी मल्टीप्लाई हुआ और O में भी, तो यहाँ H कितना हो गया 2 और 4 यानी कि 8, यानी कि ये 4 दूनी 8। तो अब हमें 8 करने के लिए इसमें भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ 4, बस बैलेंस हो गया। अब कहोगे सर अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो भी थोड़ा सा समझा दो, तो टेंशन मत लो, मैं आपको कॉलम के द्वारा समझाता हूं। देखो अभी तो मैंने एक नॉर्मल समझाया है, अब देखो कॉलम में क्या है, सबसे पहले आपको तत्व लिखना है। तत्व कौन सा है, यहां देखो Fe है, ये बैलेंस हो चुका है, ठीक है। Fe है तो मैंने एक तत्व लिखा Fe और फिर एक H है, एक मैंने H लिखा और फिर यहां O है और O लिखा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। सबसे पहले आप ये लिख लो, जो आपका रासायनिक समीकरण है उसमें देखो बैलेंस हो गया है। देखो Fe यहां कितना है, Fe अभिकारक में, देखो बैलेंस तो मैंने कर ही दिया है, ठीक है। या फिर आप बैलेंस दोबारा करना चाहते हो कॉलम के द्वारा, देख लो यहाँ Fe पहले हमारा यहाँ Fe कितना था, 1 था, ठीक है। 1 मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो Fe में मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बराबर 3 हो गया, ठीक है। इधर 3 हो गया, उत्पाद में Fe जो है वो ऑलरेडी 3 है तो ये 3 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन इधर कितना है, हमारा कितना था, मतलब पहले तो 2 था, फिर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 4 और फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 8 हो गया। देखो सारा बराबर हो गया या नहीं, और फिर मैंने यहाँ हाइड्रोजन हमारा 2 था, 4 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 2 था और 4 से मल्टीप्लाई किया और 8 हो गया, बराबर हो गया ना। फिर आपका O यानी कि ऑक्सीजन इधर 1 था, फिर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 1 था और मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, और इधर हमारा कितना था, 4 ऑलरेडी था यानी कि इधर हमारा 4 था। बताओ सब बैलेंस हो गया ना, सारा बैलेंस हो गया ना। देखो देख लो, इधर हमारा जो Fe है वो 3 है, इधर भी 3 है, इधर 8 है, इधर आपका हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 4 है, तो ये बैलेंस हो चुका है। अब आप स्टेप समझ लो, जैसे स्टेप नंबर फर्स्ट आपको क्या करना है, देखो इसमें देखो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया ना Fe में, ये देखो 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको एक ऐसा ब्रैकेट बनाना है बड़ा वाला और 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। मैं आपको स्टेप सिखा रहा हूं। फिर मैंने इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया तो ब्रैकेट इसलिए बनाना जरूरी है क्योंकि सभी में मल्टीप्लाई होगा, H में भी और O में भी, तो इसलिए ब्रैकेट के बाहर 4 लिखना। फिर इधर तो कुछ मल्टीप्लाई किया नहीं है और इधर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ब्रैकेट के बाहर लिख देना। फिर आपका बैलेंस समीकरण जो मिलेगा, मतलब संतुलित, वो मिलेगा 3Fe सॉलिड रहेगा प्लस H2O 4 रहेगा लिक्विड, ये स्टेट है, आखिर ये किस अवस्था में, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, ठीक है, वो लिख देना। और फिर इधर हमारा Fe3O4 और प्लस जो है ये 4H2O, तो ये हमारा हो गया बैलेंस। ऐसे आप किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर अभी भी छोटा सा कंफ्यूजन रह गया है, वो थोड़ा सा और समझा दो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आ जाओ मैं आपको अगले पेज में एक और समीकरण समझाता हूं ताकि आप का जो छोटा सा नन्हा मुन्ना कंफ्यूजन है ना वो भी दूर हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर हम पढ़ाएं और कंफ्यूजन रहे तो हमारा पढ़ाना बेकार है। तो मैं आपको ये दूसरा समीकरण बताऊंगा और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है, हर साल आता है। समीकरण संतुलित करेंगे, देखो यहां हमारा क्या है समीकरण, Na प्लस H2O गिव्स आउट NaOH प्लस H2, ठीक है। अब इसमें हमारा है क्या क्या, देखो इसमें है भाई, सबसे पहले तो Na है, ये मैंने Na यहां लिख रखा है तब तुम्हें, और यहाँ H है, H भी लिख रखा है, और O है, O भी लिख रखा है। संतुलित करने के लिए कुछ नहीं करना है, देखो हमारा यहाँ Na 1 है, यहाँ भी 1 है, O कितना है 1 है, यहाँ भी 1 है, केवल यहाँ जो है हमारा वाट यानी कि H2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए देखो मैंने यहाँ 2 Na लिखा क्योंकि यहाँ 2 जब लिखेंगे ना तभी हमारा इधर 2 से मल्टीप्लाई हो गया Na में, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया Na में, ठीक है। तो Na में भी मल्टीप्लाई किया, OH में भी, यानी कि जो O 1 था वो 2 हो गया और जो H हमारा 1 था वो 2 हो गया। फिर मैंने 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई किया तो 2H2O हो गया, ठीक है। तो ये 2H2O हो गया, फिर यहाँ हमारा H2। अब देख लो ये हमारा बैलेंस है कि नहीं, ध्यान से देखो। देखो सबसे पहले इसमें Na हमारा 2 हो गया, ठीक है, और 2, और यहाँ H कितना है 2 दूनी 4, O कितना है 2, तो ये हमारा अभिकारक मिलेगा। उत्पाद में हमारा Na 2 है और ये 2
ठीक है, हाइड्रोजन 2 दूनी 4 और यहाँ हमारा ऑक्सीजन 2। तो देखो बैलेंस हो गया ना, देखो सारा बैलेंस है ना, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी रासायनिक समीकरण को बहुत आसानी से बैलेंस कर सकते हो। और अब आपको क्या करना है, कम से कम जाना है, अपनी बुक को खोलना है, NCERT बुक, NCERT बुक, और आपको 50 समीकरण 50 समीकरण का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट बनोगे। तो जल्दी से आप कई सारे समीकरण जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए वो आप प्रैक्टिस करो, कॉलम बना के आप प्रैक्टिस करो, या फिर आप वो ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, NaHO लिख के, तो भी आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप कोई भी रासायनिक समीकरण बैलेंस कर सकते हो। ये हमारा पहला बैलेंस मैंने किया, फिर ये, ठीक है। अब हम लोग हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के बहुत सारे प्रकार होते हैं और जो आपको बोर्ड एग्जाम में 2-3 प्रकार जरूर देखने को मिलता है। यहां से ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग, शॉर्ट सब टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, देखो रासायनिक अभिक्रिया बहुत प्रकार की होती है, एक एक रासायनिक अभिक्रिया को समझेंगे। देखो पहला जो कि 3 स्टार प्रश्न है, बोर्ड के लिए 5 स्टार है, बहुत बार आया हुआ है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है, जुड़ना। जैसा संयोजन का मतलब 2 चीजें आपस में जुड़ जाएं और कोई एक चीज का निर्माण करें, तो वही तो है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, जिसे योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया बहुत आसान तरीके से समझो। देखो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 पदार्थ हो या 2 से अधिक पदार्थ हो, ठीक है, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद, ठीक है, का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। अब चाहे 2 पदार्थ हो या 2 से अधिक पदार्थ हो, आपस में मिलकर एकल यानी कि कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई एक उत्पाद बनाते हैं, तो वही तो हमारा संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे अगर आपने A+V को मिलाया तो ये बना AB, यही तो है हमारा संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, यही तो है संयोजन अभिक्रिया। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो मतलब पहला मैंने मिलाया 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें, तो वही हमारा संयोजन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, उदाहरण थोड़ा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि पहली अभिक्रिया है। देखो जैसे मैंने लिया अमोनिया, अमोनिया का मतलब NH3 जो होता है सूत्र अमोनिया को क्या होता है, NH3, ठीक है, और हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl, दोनों ही गैसीय यौगिक हैं, मतलब गैस के रूप में पाए जाते हैं। अभिक्रिया से अमोनिया क्लोराइड यानी कि NH4Cl का सफेद धुआं बनता है। अब जब हम अभिक्रिया करते हैं तो हमारा NH4Cl यानी कि NH4 का मतलब अमोनिया और Cl का मतलब क्लोराइड का सफेद धुआं प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जैसा मैंने ये रिएक्शन कराया, देखो रिएक्शन कराया, तो मैंने लिया NH3 में HCl से अभिक्रिया कराया, NH3 में HCl से अभिक्रिया कराया, गिव्स आउट हमें मिला NH4Cl। ये क्या है? यही तो है अमोनियम क्लोराइड या अमोनिया क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अमोनिया, जो ये अमोनिया है, अमोनिया का अभिक्रिया किससे कराया? हाइड्रोजन क्लोराइड से। अमोनिया का अभिक्रिया HCl से कराया तो हमें मिला NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड। अब यहां से आप बताओ एक चीज, यहां एक तो ये था, दूसरा ये था, मतलब 2 चीजें आपस में अभिक्रिया करी, केवल एकल उत्पाद का निर्माण हुआ, वही हमारा कहलाता है संयोजन अभिक्रिया। अब आपको कोई सा भी कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा, नोट कर लो, ठीक है, और बहुत आसान है, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है, मैंने आपको बहुत आसान तरीके से समझा दिया, ठीक है। अब हम लोग दूसरी अभिक्रिया देखेंगे।
यहां एक और उदाहरण समझ लो, उदाहरण नंबर V। देखो यहां V है कोयला का दहन। जब हम लोग कोयले का दहन करते हैं मतलब कोयला को जलाते हैं, ठीक है, तो यहां हमारा C है यानी कि कार्बन और O2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन, और ये हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है। गिव्स आउट हमें मिलता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हमारा कार्बन और ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन अलग है। तो यहां हमारा एक तो ये है, दूसरा ये है, ये दोनों मिला और केवल एक चीज का निर्माण हुआ यानी कि एक प्रोडक्ट का निर्माण हुआ, तो वही तो है संयोजन अभिक्रिया। तो दोनों एग्जांपल समझ में आ गया। पहला एग्जांपल ये है NH4 प्लस Cl को मैंने मिलाया तो NH4Cl बन गया। सेकंड मैंने C प्लस O2 को मिलाया तो हमारा CO2 बन गया, ठीक है। तो ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है और 100% आपको समझ में आ गया होगा आखिर जो संयोजन अभिक्रिया है वो क्या होता है और एग्जांपल्स। अब हम लोग आते हैं दूसरा अभिक्रिया यानी कि वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, देखो वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है टूटना। टूटने का मतलब होता है मतलब AV जो है वो आपस में हो और अभिक्रिया करने पर A प्लस V बन जाए यानी कि टूट जाए, उसका उल्टा होता है, ठीक है। वियोजन का मतलब होता है टूटना, चाहे आप ताप देकर तोड़ो, मतलब चाहे आप ताप दो या फिर आप विद्युत देकर तोड़ो, चाहे आप विद्युत से तोड़ो या ताप से तोड़ो, ठीक है। मैं आपको अब समझाता हूं। देखो वियोजन का मतलब होता है, वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अवयवी तत्व छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है। वह अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश, ताप, विद्युत से संपन्न होता है, ठीक है। ये जो अभिक्रिया है चाहे आप ऊष्मा देके उसे छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ो या प्रकाश देके या विद्युत देके, ठीक है, या ताप देकर, ठीक है, आप उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ोगे, वही हमारा वियोजन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। तो ये भी अभिक्रिया समझ में आ गया। देखो ये है हमारा ताप या प्रकाश, ये हमारा है ताप, इसको आप प्रकाश मान लो, यहां से भी ऊर्जा ही निकलता है। ये हमारा विद्युत है, ठीक है, इसको आप प्रकाश कर लो, ठीक है। तो अगर इन सब के द्वारा कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों में टूटता है तो वही हमारा क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया। अब मैं आपको एक रिएक्शन समझाता हूं, लेकिन उससे पहले वियोजन अभिक्रिया जो है वो हमारा निम्न प्रकार का होता है। वियोजन अभिक्रिया निम्न प्रकार का होता है। वियोजन अभिक्रिया हमारा दो प्रकार के होते हैं। देखो पहला तो है हमारा ऊष्मीय वियोजन, मतलब ऊष्मीय वियोजन, और दूसरा हमारा है विद्युत वियोजन। दूसरा है विद्युत वियोजन। ऊष्मीय वियोजन का मतलब है कि जो मतलब ऊष्मीय वियोजन का मतलब क्या है, ऊष्मीय वियोजन का मतलब होता है कि ये ऊष्मा से टूटता है, ठीक है, ऊष्मा के द्वारा। और विद्युत वियोजन का मतलब होता है ये जो होता है विद्युत के द्वारा अपघटित होता है। किसके द्वारा, विद्युत के द्वारा। ऊष्मीय में आपका ऊष्मा के द्वारा वो छोटे छोटे कणों में टूटेगा, विद्युत में विद्युत के द्वारा छोटे छोटे कणों में टूटेगा, ठीक है। अब मैं आपको दोनों को डिटेल में समझाऊंगा, एक एक करके देखो। पहला हम लोग समझेंगे ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन, देखो ऊष्मीय वियोजन में क्या है कि जब किसी पदार्थ का वियोजन, वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना, टूटना, ठीक है। तो जब किसी पदार्थ का वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तो वो ऊष्मीय वियोजन। अगर वो छोटे छोटे कणों में ऊष्मा के द्वारा विभाजित होता है मतलब टूटता है तो वो हमारा ऊष्मीय वियोजन कहलाएगा। उदाहरण के लिए जैसे मैंने CO3 यानी कि Ca से कैल्शियम और CO3 से कार्बोनेट जो सॉलिड की अवस्था में है, मैंने इसमें ऊष्मा दिया, मतलब उत्प्रेरक है। ये क्या है, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक है, ठीक है। तो इसमें मैंने ऊष्मा दिया तो ये टूट गया। और कैसा टूटा, देखो यहां Ca वो अलग हो गया, CO2 अलग हो गया, यहां से Ca वो अलग निकल गया और यहां से CO2 अलग निकल गया, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। तो यहां क्या हुआ, ये एक था ना, मतलब एक था और यहां टूटकर क्या हुआ, दो बन गया। किसके द्वारा, ऊष्मा के द्वारा। तो अगर ऊष्मा के द्वारा कोई भी पदार्थ टूटता है तो वो हमारा ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। विद्युत वियोजन समझ लो। विद्युत वियोजन का मतलब होता है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक का विद्युत प्रवाह के द्वारा वियोजन होता है उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में विद्युत के द्वारा, ठीक है, वो टूटता है, मतलब विद्युत के द्वारा उसका वियोजन होता है तो वो विद्युत वियोजन कहलाता है। जैसे मैंने 2H2O यानी कि पानी के दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये दो है तो दो मॉलिक्यूल्स, यहां विद्युत का प्रवाह किया तो यहां 2H2 प्लस O2 अलग हो गया। तो यहां क्या हुआ, यहां टूट गया। यही तो है टूटना,
यहां हमारा 2H2O से अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। तो ये किसके द्वारा हुआ? विद्युत के द्वारा। किसके द्वारा? विद्युत के द्वारा। तो ये हमारा हो गया विद्युत वियोजन। उसमें वियोजन में ऊष्मा के द्वारा वियोजन हुआ था और विद्युत वियोजन में हमारा विद्युत के द्वारा वियोजन हुआ है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे विस्थापन अभिक्रिया। आप कहोगे सर विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? विस्थापन का मतलब होता है विस्थापित होना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जैसे आप पहले क्लास में बैठते थे, मस्ती करते थे, बहुत मस्ती करते थे पीछे वाले बेंच में बैठकर, झूठ मत बोलना, सबको पता है। ठीक है, तो क्या होता है ना कि जब आप एक सीट से दूसरे सीट पर आप चले जाओ तो ये क्या हुआ? आप विस्थापित हुए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए। ठीक है, तो वही हमारा विद्युत वियोजन कहलाता है, सॉरी विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। लेकिन इसमें एक और बात है, अभिक्रियाशीलता देखी जाती है। जैसे आप मोटे ताजे हो, ज्यादा आपके पास पावर है और कम पावर वाले को हटा के आप उसका सीट स्वयं ले लो, वो हमारा विस्थापन कहलाता है। ठीक है, समझो कहने का मतलब। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। अधिक क्रियाशील का मतलब होता है जिसके पास अधिक ताकत होता है, अधिक ताकत। और कम क्रियाशील का मतलब होता है जिसके पास कम ताकत है। तो अधिक ताकत वाला क्या करेगा? ये भैया सीट है और ये भैया है मोटा ताजा और ये है भैया पतला सा। तो ये क्या किए? इनको विस्थापित किए, इनको हटाया, कहा चल हट, यहां क्या कर रहा है, वहां जा पीछे। तो ये भैया डर के मारा क्या हुए? बदल गए और ये इस सीट पे आ गए। तो यही होता है विस्थापन अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, वो हमारा होता है विस्थापन अभिक्रिया। देखो एग्जाम्पल आप लोग समझो, उदाहरण जैसे Fe यानी कि आयरन है और CuSO4 यानी कि कार्पर सल्फेट है, कार्पर सल्फेट। अब यहाँ FeSO4 प्लस Cu बन गया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ क्या हुआ? यहाँ Fe जो है ये Cu को विस्थापित कर दिया। ये क्या है? Fe जो है ये अधिक क्रियाशील है। क्या है? अधिक क्रियाशील है और यहाँ Cu जो है वो कम क्रियाशील है। ठीक है, तो Fe क्या करा? Cu को विस्थापित करके FeSO4 बन गया और Cu को बाहर कर दिया। कहा तू जा, तेरा कोई काम नहीं, फिर मिलेंगे नए एयर में। ठीक है, जब पार्टी देना होगा तब मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा, देखो डायरेक्टली विस्थापित कर दिया ना। Fe जो है Cu को विस्थापित कर दिया और यहाँ स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लिया, SO4 के साथ FeSO4 को और Cu अलग हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा विस्थापन अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर, इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो पढ़ लेना ध्यान से। एक एक टॉपिक को मैं आपको समझा रहा हूं। द्विव विस्थापन सेम उसी तरह है। द्विव विस्थापन का मतलब होता है दो लोगों का एक साथ विस्थापन होना, मतलब दो लोगों का विस्थापन हो। देखो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक यौगिकों को आयनों अथवा मूलकों का परस्पर क्या हो विनिमय द्वारा एक नए उत्पाद, उन्हें द्विव विस्थापन कहते हैं। मतलब चाहे आयनों का, मतलब जो आयन होते हैं उनका, या मूलकों का विनिमय हो, यानी कि इधर से उधर किया जाए। देखो एग्जाम्पल से आप समझोगे बहुत अच्छे से। ठीक है, बहुत आसान है। मतलब आयनों या विनिमयों का जो है वो क्या हो, आयनों या फिर मूलकों का विनिमय हो। देखो जैसे यहाँ Na2SO4 है, ठीक है, VaCl2 है। अब यहाँ क्या हुआ, Va इनका स्थान ग्रहण कर लिए, मतलब Va जो है Cl2 था लेकिन ये VaSO4 बन गया और ये भैया इनका स्थान ग्रहण कर ले। तो यहाँ हमारा Na था तो Na और यहाँ Cl बन गया। ठीक है, मतलब ये इनके पास आएंगे तो ये इनके पास जाएंगे। ठीक है, मतलब सोडियम सल्फेट था, ये बेरियम क्लोराइड था। अब सोडियम सल्फेट से क्या बन गया, CaSO4 बेरियम सल्फेट और 2NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यहां दोनों लोगों का क्या हुआ, आयनों का आदान प्रदान हुआ या विनिमय हुआ, वही हमारा होता है द्विव विस्थापन। सारे स्टूडेंट सारा याद कर लेना, बहुत आसान लैंग्वेज में बता रहा हूं। ठीक है, आपको ये बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं हर एक टॉपिक। तो ये हमारा हो गया बहुत इंपॉर्टेंट द्विव विस्थापन। अब आ जाओ हम लोग समझते हैं ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी। देखो ऊष्मा शोषी सबसे पहले समझते हैं। दो होता है, एक तो हमारा ऊष्मा छेपी होता है, ऊष्मा छेपी, और एक होता है ऊष्मा शोषी। तो याद रखना शोषी का मतलब होता है अवशोषण,
अवशोषण मतलब अपनी तरफ खींचना, छेपी का मतलब होता है बाहर निकालना। अगर वो अपनी तरफ यानी कि अंदर खींचेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक बाहर निकालेगा। तो ऊष्मा छिपी का मतलब होता है ऊष्मा का बाहर निकलना। कहने का मतलब है जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें हम ऊष्मा छिपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा उत्पन्न होने का मतलब ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, तो बहुत आसान है। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में जो उत्पाद, जो चीज बनता है, नया प्रोडक्ट बनता है, उसके साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकलती है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, एक ऊष्मा छिपी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे अगर आप मेथेन में यानी कि मीथेन में CH4 में आप 2H2 यानी कि ऑक्सीजन मिलाओगे तो हमारा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और 2H2O जल और प्लस ऊष्मा यानी कि बाहर ऊष्मा निकलेगी। प्लस ऊष्मा का मतलब होता है ऊष्मा बाहर निकलना। जैसे आप ठंडी के टाइम में आप आग जलाते हो ना, आग जलाते हो तो वो जो ऊष्मा बाहर निकलती है ना बच्चों, वही हमारा ऊष्मा छेपी होता है। जब आप कहीं भी ऊष्मा निकले वो आपका ऊष्मा छेपी होगा। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत ध्यान से समझना, ये सब एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपके अभिक्रिया में आते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। तो ये ऊष्मा छेपी समझ में अब ऊष्मा शोषी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, ऊष्मा शोषी का मतलब जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा या ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी कहते हैं। मैंने क्या कहा था, इसमें ऊर्जा या ऊष्मा जो है अवशोषित होगा। अगर अवशोषित होता है तो वो हमारा ऊष्मा शोषी कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना, हर एक टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात लड़ाई नहीं लड़ रहे हो खुद से। तो इसका मतलब आप नोट करो, अच्छे से पढ़ो, कॉपी पेन लेकर बैठो, हाइलाइटर लेके बैठो और एनसीईआरटी बुक में हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो, समझो। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं। देखो, शोषी का मतलब होता है अवशोषण। मैंने क्या कहा, शोषी का मतलब अवशोषण मतलब अपनी तरफ खींचना, और छेपी का मतलब होता है अपनी तरफ बाहर मतलब ऊष्मा को बाहर निकालना। बस इतना सा याद रखना। तो इसमें क्या है कि इसमें जो ऊष्मा है या ऊर्जा है अपनी तरफ अवशोषित करती है उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखो, अगर ऊष्मा छेपी ऊष्मा शोषी पहचानने के लिए तो ट्रिक जान लेना कि ऊष्मा शोषी में माइनस ऊष्मा रहेगा और ऊष्मा जो छेपी है उसमें प्लस ऊष्मा रहेगा। ये अगर माइनस प्लस वाला याद रखना, प्लस ऊष्मा का मतलब ऊष्मा छेपी बाहर निकल रहा है और माइनस ऊष्मा का मतलब होता है वो अपनी तरफ अवशोषित कर रहा है। तो यहाँ उदाहरण जो है N2 + O2 यानी कि नाइट्रोजन में ऑक्सीजन को मिलाया, नाइट्रोजन में ऑक्सीजन को, तो 2NO बन गया यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड और माइनस ऊष्मा यानी कि ऊष्मा बाहर नहीं बल्कि अपनी तरफ खींच रही है। तो ये हो गया दोनों रिएक्शंस। अब आ जाओ अगला रिएक्शन समझते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण का मतलब होता है जो ऑक्सीजन है उसका जुड़ना। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना। जैसे किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का ग्रहण करना। ग्रहण करने का मतलब अपनी तरफ ग्रहण करने का मतलब जुड़ना। जैसे आप किसी से आप 5 रुपए ग्रहण करते हो तो आपके पास 5 रुपए प्लस हो गए, तो वही तो है किसी भी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का ग्रहण करना और हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का त्याग करने की प्रक्रिया ही हमारा ऑक्सीजन मतलब जो है वो ऑक्सीकरण कहलाता है। आप कहोगे सर ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय कैसा है? देखो, ऑक्सीजन जो होता है उसका 8 परमाणु क्रमांक होता है, ये 2 और 6 होता है। तो अगर इसका पूरा करना है तो -2 यानी कि आपका 8 से -2 पीछे है, इसलिए ये हमारा ऋण विद्युतीय होता है। ठीक है, और वो हमारा प्लस होता है। ठीक है, ध्यान रखना इतना। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लो, उदाहरण जैसे 2Mg + O2। अब हमें ऑक्सीजन जोड़ना है तो इसको आप जोड़ दो। ठीक है, 2Mg में आप O2 जोड़ दो, 2MgO यानी कि ऑक्सीजन जुड़ाना। ऑक्सीजन जुड़ा क्योंकि Mg यहाँ अकेले था, यहाँ Mg वो हो गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है, जुड़ता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट एक, मतलब इसमें हमारा क्या है? अपचयन। अपचयन में क्या है कि किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना। हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, इसमें अपचयन में भाई हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन जो है वो बाहर जाता है। ये ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का त्यागना ही अपचयन कहलाता है। ध्यान रखना, अपचयन में ऑक्सीजन क्या होता है? त्याग होता है। क्या होता है? त्याग होता है। जबकि ऑक्सीकरण में जो ऑक्सीजन है वो क्या होता है? ग्रहण करता है, मतलब जुड़ता है।
एक दूसरे का उल्टा है। ध्यान रखना, ऑक्सीजन में जो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है और इसमें क्या होता है, इसमें अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन का त्याग होता है। जैसे हमारा CuO था, यानी कि O जुड़ा था और H2 बाहर था, यहाँ Cu हो गया और H2O हो गया, मतलब इसको हटाया गया और इसके साथ जोड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा और ये हट के इसके पास जुड़ गया और ये हमारा हो गया। देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमारा हाइड्रोजन जुड़ा और ऑक्सीजन बाहर निकला। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाओ। अब हमारा आता है संचारण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक संचारण। संचारण देखो वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। आपके बोर्ड एग्जाम में आता है टिप्पणी कीजिए संचारण अभिक्रिया पर। तो संचारण का मतलब होता है संचारित होना। संचारित होने का मतलब होता है धीरे धीरे खत्म होना। देखो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तब यह संचारित होती है और इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। जैसे कोई इंसान है ना, जब प्यार वार के चक्कर में पड़ता है तो वो धीरे धीरे संचारित होने लगता है, ठीक है, खत्म होने लगता है, तो वही है ये संचारण। केमिस्ट्री में कहें जब कोई लोहा वगैरह बाहर फेंक दो और थोड़ा बारिश वगैरह हो जाए या थोड़ा नमी वगैरह होता है ना, तो क्या होता है वो धीरे धीरे वो उस पर मतलब जंग लगने लगते हैं, फिर जंग लगने के बाद धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अगर पटक दो तो वो टूट जाएगा, तो वो होता है संचारण। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता का मतलब होता है नमी, ठीक है, थोड़ा दलदला आदि के संपर्क में आती है तब वह संचारित होने लगती है। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। उदाहरण के लिए आप चांदी के ऊपर काली परत का और तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, देखो चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना और तांबा के ऊपर हरी परत का चढ़ना। जब इसका चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने लगे ना तो समझ जाना कि उसका दिन खराब है और वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और हरी परत का चढ़ना मतलब किसके, तांबे के ऊपर, तो वो भी धीरे धीरे संचारित होने लगता है। लोहे पर जंग लगना वो भी हमारा उदाहरण है कि लोहे पर अगर जंग लगता है तो वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ये हो गया। अब हमारा एक और टॉपिक है, ठीक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता जब, ध्यान से समझना, जब वसा और तेल तथा उसमें बनाए गए खाद्य पदार्थ, चाहे वसा हो या तेल में जो खाद्य पदार्थ खाने वाली चीजें बनाई जाती है, चाउमीन, मैगी, डोसा, इडली, ब्रेड पकौड़ा, समोसा, सब उसी में तो बनता है करेजा, सब उसी में बनता है तेल वगैरह में, ठीक है। तो वो जितना अच्छा लगता है ना उतना नुकसानदायक भी होता है। डाइट पे रहो, खुद पे फोकस करो, लेकिन हम खुद डाइट पे नहीं रह पाते तो आप कैसे रहोगे, रहो, हम भी रहेंगे, धीरे धीरे कोशिश करेंगे। तो जब वसा और तेल तथा उसमें बनाए गए खाद्य पदार्थ आदि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं और उसमें एक विशेष गंध आने लगती है तथा स्वाद भी खराब हो जाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। ठीक है, जब स्वाद धीरे धीरे खराब होने लगता है कोई भी खाद्य पदार्थ का तो वो विकृत गंधिता होता है। जैसे उदाहरण समझ लो, अचार व मुरब्बा का खुली वायु में रखने पर, अगर आप कोई भी अचार है या मुरब्बा है आप उसे खुली स्थान पर रख दो ना तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा, क्योंकि वायु में ऑक्सीजन पाया जाता है और वो अभिक्रिया करके धीरे धीरे संचारित होने लगता है, यानी कि मतलब खराब होने लगता है, जिसमें से गंदा हो जाता है और जिसे कहते हैं उसमें से सुगंध, दूसरे प्रकार का सुगंध आने लगता है। जैसे ये अचार है, मुरब्बा है, इन सबको आप खुली वायु में रखोगे, खुली वायु में, तो ये क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये धीरे धीरे खराब होने लगती हैं, विकृत गंधिता, यानी कि उसमें से एक विशेष प्रकार का गंध आने लगता है। ठीक है, तो ये है विकृत गंधिता। तो ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर, जिसमें मैंने आपको हर एक वो टॉपिक समझा दिया है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये पूरा चैप्टर का ये वन शॉट क्लास था, मतलब इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे दोस्त, एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है इससे बाहर, ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखना, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बस इतना अगर आप पढ़ लेते हो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% यही से क्वेश्चन आएगा। ये हमारा फुल चैप्टर है, मतलब फुल चैप्टर यानी कि वन शॉट है, वन शॉट क्लास। बहुत ज़्यादा मेहनत किया हूँ, बहुत ज़्यादा इन सबको बनाने में और वीडियो को शूट करने में, हर एक में बहुत मेहनत लगा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, नोट्स और ये जो पीपीटी है जो ये मैंने बोर्ड पे लिख रखा है पूरा, ये सब जो लिख रखा है ना, इसका नोट्स चाहिए पूरा,
और क्लासेज भी चाहिए तो आप इसके लिए 9918863196 पर आप कॉल या व्हाट्सएप करो, आपको पूरी जानकारी बता दी जाएगी। ठीक है, तो ये है आज की हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। इस क्लास में मैंने आपको पूरा जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है वन शॉट पढ़ा दिया है, क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1। और ये बहुत ज्यादा स्पेशल क्लास था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से समझ में आया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे आना सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग ऐसे सेकंड नंबर चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण जल्द ही लाएंगे। बस आप लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहना। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।